नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश की राजनीति रोज नए रंग दिखा रही है। कभी राजस्थान के रेगिस्तान में कमल खिलाने की बात होती है तो कभी सचिन पायलट के बागी तेवर और सीएम गहलोत की तीखी जुबान होती है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बागी तेवर दिखाए और भाजपा में चले गए। कांग्रेस को अभी एक झटका लगा ही था कि सचिन पायलट ने एक और जख्म देने की तैयारी कर ली। अभी जख्म हरा ही है, भरा नहीं। दल बदलुओं का सिलसिला जारी है। अब पंजाब में भी कांग्रेसी नेता ऐसे ही तेवर दिखाने लगे हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ दो कांग्रेसी सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है और पंजाब कांग्रेस प्रधान ने कहा कि सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। लेकिन बागियों से भाजपा भी न बच सकी है। बंगाल में भाजपा को भी बागी झटका देने वाले थे, पर वक्त रहते शायद बात संभल गई। हाल ऐसा ही बिहार में भी है, क्योंकि चुनावी मौसम है। ऐसे में नेता आयाराम गयाराम के फार्मूले पर काम कर रहे हैं और चुनाव का वक्त जब भी आता है तब इस फार्मूले पर अमल होता है। और अब की बरसात जितनी भी बरसी, लेकिन सियासी पतझड़ जारी है। अब यह पत्ते नई पार्टी में टिक पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। चर्चा करेंगे इसी सियासी पतझड़ पर। उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। अब यहां से आए तो जाए कहां? नेताओं के टूट कर जाने पर पस्त पार्टी। आखिर ये मर्ज है क्या? सियासी पतझड़। नेताओं के टूटकर जाने और सत्तारूढ़ भाजपा के हमलावर रुख के कारण कांग्रेस आज से अधिक पस्त कभी नहीं दिखी। आखिर ये मर्ज है क्या? क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और उस झटके से उभरने के लिए उपचुनावों के बल पर अब कांग्रेस अपने हरे जख्म को भरने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में सिंधिया का दिया जख्म हरा ही था। उस पर फिर सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाते हुए वार किया और जख्म को कुरेद दिया। सीएम गहलोत भी इसके बाद सचिन को खरी खरी सुनाने लगे। लेकिन सियासी विवंडर के बीच रेगिस्तान में बहती हवा बाज न आई, क्योंकि बात रेगिस्तान में कमल खिलाने की शुरू हुई थी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शिखर पर थी। इसी बीच मसला दल बदली का कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन मामले पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष भी सुर्खियों में आ गए। इसी बीच बसपा ने भी एंट्री मारी और 6 विधायकों के द्वारा कांग्रेस को दिए गए समर्थन पर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सियासी मौसम लगातार बदल रहा है। हवा के झोंके जैसा पल में न जाने किस ओर बेग दल बदलुओं का हो जाए पता नहीं लग रहा। अब कांग्रेस के जख्म थोड़े हरे ही थे कि पंजाब में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने बागियों की जड़ पर सीधा वार किया और हाईकमान से शिकायत कर दी। पंजाब कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो शराब कांड को लेकर राज्यपाल के पास गए। लेकिन शराब कांड को लेकर सीरियस पंजाब कांग्रेस को राज्यपाल बीपी बदनौर से बाजवा और दूलो की मुलाकात रास न आई और पंजाब कांग्रेस प्रधान ने कहा कि भाजपा के इशारों पर ऐसा हो रहा है। मैं उन्होंने इस गल का दोष नहीं देता। कमजोरी साडी है भी साडे कोल ऐसे लीडर सी जिन्हां ते पूरा यकीन राहुल जी ने किया। सारी पंजाब कांग्रेस, सारा पंजाब दा वर्कर एक पासे सीगा, पर उस व्यक्ति नूं इत्थे 3.5 साल ताईं कांग्रेस का अध्यक्ष बना के रखा, राज्य सभा का मैंबर बनाया और राहुल गांधी दे नहीं हो सके ते 4 गनमैन CISF ते लैके अज बीजेपी के इशारिਆਂ ते तुर गए। अमित शाह जी नूं दोष नहीं, दोष उन्हां लोकां दे किरदार ते है। उधर शमशेर सिंह दूलो ने कहा कि अगर पार्टी को इस्तीफा चाहिए तो वो देने को तैयार है। कांग्रेस में ही ये हाल नहीं है, भाजपा में भी इस तरह के नेताओं की स्थिति बनी हुई है। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के 4 सांसदों, 1 विधायक और 16 पार्षदों समेत कुल 21 नेताओं ने तृणमूल में शामिल होने की खबरों को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मच गया। हालांकि भाजपा ने इस खबर को फर्जी बताते हुए इसका खंडन किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को ट्वीट कर ऐसी खबरों को चलाने पर मीडिया की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा, कुछ न्यूज चैनल भाजपा सांसदों के तृणमूल में जाने की शरारतपूर्ण खबर चला रहे हैं। हम इस तरह की किसी भी खबर की निंदा करते हैं।
सभी सांसद बीजेपी के साथ हैं और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुल्क में आयाराम गयाराम के फार्मूले पर नेता चल रहे हैं। वहीं द्रुमक विधायक केयू स्लेबम ने मंगलवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन भगवा पार्टी में शामिल होने की अटकलों का खंडन किया। तमिलनाडु में राजनीतिक हलकों में कयास लगाए गए थे कि स्लेबम दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जैसे डीएमके के पूर्व नेता बीपी दुरासामी जो मुंबई में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हुए थे। पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि स्लेबम क्या करेंगे। चुनावी मौसम बिहार में भी जारी है, लेकिन दल बदलने की खबरें वहां भी चल रही हैं। पर दल बदलुओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में टिक पाना संभव है, ये बड़ा सवाल है। लिहाजा सियासी पतझड़ जारी है, लेकिन अब की बरसात में क्या नए पत्ते पेड़ पर टिक पाते हैं या अगली बरसात तक झड़ जाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। कुछ समय पहले चुनावों में हुआ करता था कि नेता टिकट मांगने से पहले या टिकट मिलने के बाद तमाम चीज़ों को सोचा करते थे, लेकिन अब रोज़ आपको देश की सियासत में तमाम राज्यों में ये हालात देखने को मिल जाएंगे। चाहे बात उत्तर की हो, चाहे बात पूरब की, चाहे पश्चिम की, चाहे दक्षिण की, चारों तरफ एक ही नज़ारा कि आखिर क्यों सत्ता की मलाई खाने के लिए बेकरार विधायक जी टूट जाते हैं और टूटकर नई सरकार के गठन की टोकरी अपने सर पर उठाए चले जाते हैं उस दल की ओर जहां पर संभावनाओं का आकाश उनके लिए एक नए सूर्योदय की कल्पना कर रहा होता है, एक नए सूर्योदय की संभावना बन जाता है। और ये क्रम लगातार जारी है। रोज राजनीति की खबरों में ये बात आम हो गई है कि अब दल छोड़ना, दल से जुड़ना और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं, राजनीतिक शुचिता का कहीं कोई मूल्य है। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा इस चर्चा पर। के शर्मा जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। जी के शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल कि जो सियासी पतझड़ है, सारे मौसम आते जाते हैं, लेकिन अब सियासी पतझड़ तमाम राज्यों में दिख रहा है और जिस तरह नेता दल को छोड़कर चले जाते हैं, सारी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अस्त-व्यस्त दिखती हैं ऐसे माहौल में। देखिए, दल बदल ये भारत की राजनीति में शुरू में बहुत ज्यादा 70-80 के दशक में ज्यादा देखने को मिला था। धीरे धीरे करके ये संख्या कम होती गई। आयाराम गयाराम की बात उस समय एक आम थी। इसको देखते हुए 1985 में कानून बनने के बाद इसमें बहुत कुछ रोक लगा। बड़े राजनीतिक दल, फिलहाल हम देखें कि गठबंधन की राजनीति जो चल रही है, इसमें छोटे राज्यों के में जहां तक अभी तक समस्या रहती थी कि छोटे राज्यों में ये समस्या के कम विधायक होने के कारण टूटने के आसार, लोगों की महत्वाकांक्षा के चलते हुए ये हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा है। छत्तीसगढ़ में एक ही बार ये चीज आई। एक उदाहरण के रूप में अपन ले इसको छोटे राज्यों में, तो 12 विधायक छत्तीसगढ़ से अलग हुए थे अजीत जोगी के समय, बीजेपी से हटके कांग्रेस हुए थे। एक छोटे राज्यों की बात रही। लेकिन जहां तक अभी स्थिति आ रही है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण बड़े राज्यों में समस्या आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे अभी राजस्थान की बात करें। तो अभी हेलो जी, सुन रहा हूं मैं आपकी आवाज को। हाँ, तो ये राजनीतिक हालात अभी जो महत्वाकांक्षा के कारण स्थिति बदल रही है, और इसको मैं गलत नहीं मानता कि यदि किसी की विचारधारा यदि बदल रही है, इसमें कोई दल बदल करता है, तो इसमें उसके जन भावनाओं के अनुरूप जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोकतंत्र में एक अपन इस बात को मानते हैं कि स्थिरता के लिए और विकास के लिए या चुनाव खर्च को कम करने के हिसाब से ये इसको एक कानून जो लाया गया है। अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि इसमें
एक ही दल के दो बड़े नेताओं के बीच जो महत्वाकांक्षा के चलते दल टूटने की जो स्थिति आ रही है, ये फिर भी इतना आसान नहीं है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और इसमें यदि कोई विधायक एक बड़ी संख्या में यदि दल बदलता है सत्ता राजनीति के विकास के लिए, कि एक सोच बड़े विधायकों की यदि बनती है या लोग सांसदों की, तो इसमें कोई गलत बात नहीं आती। मेरा मानना है गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह चुनाव में किसी दल के सहारे वोट लिए जाते हैं और क्षुद्र स्वार्थों के लिए जब सरकार को गिराने की कोशिश होती है, तो ऐसे में जो आम इंसान का भरोसा है वो भी कहीं टूटता है, वो भी कहीं कमज़ोर होता है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, सरकार की स्थिरता पर खतरा क्यों पैदा किया जा रहा है। सैद्धांतिक बातें हैं सर। सैद्धांतिक स्थिति में यह है कि दल बदल एक सिद्धांत के तहत राजनीतिक दल का गठन होता था, उसके अपने सिद्धांत रहते थे, उन सिद्धांतों के आधार पर कार्यकर्ता उससे जुड़े रहते थे। आज परिस्थितियां बदल गई, सिद्धांत बड़े राजनीतिक दलों में अंतर नहीं दिख रहा है। भाजपा और कांग्रेस एक अलग विचारधारा की पार्टी रहेगी, लेकिन आज आप देखेंगे कि दोनों की विचारधारा में कितनी अंतर कहाँ से दिख रहा है। गठबंधन दोनों को मिलकर कर रहा है, वही कभी बसपा के साथ बसपा, कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस, कभी किसी सपा के साथ। इस प्रकार के कोई भी दल किसी के साथ जा रहा है सत्ता बनाने के, सरकार बनाने के लिए एक अवसर के रूप में लिया जा रहा है इसको, दल बदल को। दूसरी चीज इसमें सबसे मेन बात जिस पर विचार होना चाहिए कि दल बदल के लिए जो गठबंधन की राजनीति में चुनाव के पहले जो गठबंधन हो रहे हैं उनको एक राजनीतिक दल के रूप में यदि मान लिया जाए तो एक बड़े राजग हो चाहे यूपीए हो, तो एक बड़े रहेगा। तो इनके बीच में कोई भी सांसद या विधायक यदि टूट के अलग जाता है तो उनके लिए एक कठिन परिस्थिति निर्मित होनी चाहिए। ऐसे मामले में 2/3 बहुमत की जो बात हो रही है, तो गठबंधन की राजनीति को स्वीकारते हुए इसको दल बदल कानून में कहीं परिवर्तन की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। और जो विकास के जो विचारधारा की बात ही नहीं है, जिनके पास अधिक विधायक सांसद है वो सरकार बना रहे हैं, सरकार की रीति और नीति में देखेंगे तो उनके घोषणा पत्र को लेकर के तो उसमें कहीं कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट की बात होती है और जो जितना ज्यादा छूट की बात करेगा वो उसको मतदाता जो है उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। वर्तमान स्थिति में हम देखें नहीं तो फिर सबसे बड़ी बात ये 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, लोकतंत्र का ये नया स्वरूप है, फिर हम कहाँ खड़े हैं, विकास के नए मॉडल की ओर कहाँ जा रहे हैं हम। ये तो परंपरागत राजनीति रही है। 60-70 का दशक देख लें, 85 में जब बहुमत आया तब इसीलिए बनाया गया दल बदल कानून के वहाँ आने जाने से रुके। हरियाणा के एक विधायक ने 15 दिन में लगातार, जो उनका नाम गयाराम था, उनने 3 बार पार्टी बदल ली, तो फिर उनका ना वहीं से शुरू हुआ कि आयाराम गयाराम। तो ये सब चल रहा है। लेकिन के शर्मा जी अब 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। इतिहास के विद्यार्थी अगर 21वीं शताब्दी का अध्ययन करेंगे और प्रारंभिक काल को देखेंगे तो ये सवाल बहुत गहरे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये चुनाव से पहले होना चाहिए और कोई इसकी एक कोई सैद्धांतिक परिपाठी होनी चाहिए, कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। आप आज दल बदल लेते हैं, सरकार को अस्थिर कर देते हैं, ऐसे में जो आपके घोषणा पत्र के तमाम घोषणा पत्र में वो सारे विधायक जिम्मेदार हैं जो उस राज्य से चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या फिर जिम्मेदारी कम हो जाती है उन सबकी। इसमें स्थिरता के लिए ये दल बदल कानून बनाया गया। 5 साल का समय पर्याप्त माना जा रहा है, जो भारत की राजनीति में, लोकतंत्र में किसी भी विकास या किसी भी विकास के मॉडल को तैयार करने के लिए जो भी आप योजना लेके आ रहे हैं उसको कर रहे के लिए, चाहे दीर्घ अवधि का हो चाहे अल्पकालीन हो, इनके लिए आपको पर्याप्त अवसर मिलता है। लेकिन जब अब इस तरह से दल बदल जो अभी हो रहा है 2/3 में, आप देखिए कि अभी स्थिति नहीं है, बहुत रोक लगी है इसमें। चुनाव के पहले गठबंधन को लेकर जो मैं बोला हूँ कि उसमें के यूपीए और एनडीए में जो दल है उनको टूटने के पहले उनको एक दल के रूप में मान लेना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका को इसमें एक मजबूत भूमिका के रूप में उनको अधिकार देने की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी चीज, इसमें गठबंधन में की राजनीति में अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो समस्या आ रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर तात्कालिक परिस्थितियों में देखें तो यहाँ नेताओं के एक ही दल के भीतर की बात हो रही है। इसमें दल बदल वाली कोई बात, एक दल के 2 नेताओं की महत्वाकांक्षा आपस में टकरा रही है, जिसके चलते वे दल बदल के दूसरे दल में जा रहे हैं। अब कांग्रेस का नेता बीजेपी में, वही मैं बोला, विचारधारा कहाँ बची है। आज आप जिस आधुनिक युग की हम बात करें, विकास की बात करें, राजनीति उस स्तर पे राजनीति के सिद्धांतों में गिरावट हुई है, यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी बिल्कुल हमारे साथ विजय मौर्य जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय मौर्य जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर।
विजय मौर्य जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? के शर्मा जी, सबसे बड़ी बात कि आखिर 21वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं एक सिद्धांत हमें जारी करना होगा कि राजनीति कहीं ना कहीं कोई अपना एक उदाहरण छोड़ पाए। जिस तरह लगातार दल बदले जा रहे हैं, लगातार राज्य में सरकारें स्थिर हो रही हैं, तो छत्रपों को भी कहीं कम किया जा रहा है और छत्रपों का होना बहुत जरूरी है स्थानीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे। ये स्थानीय विकास के लिए छत्रपों का या क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता को महसूस किया जाना ये उचित भी है, लेकिन आने वाले राष्ट्रीय स्तर पे हम देखेंगे तो जो गठबंधन, इसीलिए छोटे छोटे पूर्ण बहुमत नहीं आ रही है, तो गठबंधन जो चुनाव से पहले गठबंधन होता है तो जनता को बात मालूम रहती है कि ये दल के लोग किसके साथ है, उनकी विचारधारा क्या रहेगी। अब जैसे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो इसमें अभी दो भागों में देखते हुए भी अभी विचारधारा में इनका कोई नहीं दिख रहा है कि इसमें छूट को लेकर बात आ रही है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो कोई 22,100 रुपए देने की बात करता है, तो कोई 2,500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात किया तो वो उसकी तरफ चले गए। एक छूट, लोगों में भी एक जागरूकता की कमी, आवश्यकता महसूस की जा रही है। जो कमी है उसको दूर करने की है कि लोगों में एक अपने अधिकारों के प्रति और साथ ही राजनीतिक उनमें एक सोच को डेवलप करने की आवश्यकता है। जागरूकता की कमी के कारण इस प्रकार से ऐसे नेता चुनकर आ रहे हैं जो कि अयोग्य साबित होते हैं जनहितों के मामले में। बिल्कुल, विजय मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय मौर्य जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। विजय मौर्य जी, सबसे बड़ा सवाल कि आम इंसान वोट करता है और वोट करने के बाद उसको पता चलता है कि नेताजी हमारे कहीं और किसी दल में चले गए हैं और फिर उनकी ड्योढ़ी पर नेताजी किसी और दल का झंडा लेके वोट मांगने पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में ये होने वाला है, तो कैसे लगेगा ये सब चीजें? चंद्रकांत जी, आपने जो सवाल किया आज के मुताबिक किया और सहभाग इसकी मैं कहता हूं आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। आज हमारे देश के अंदर कई राज्यों में ऐसा हुआ है जिससे लोकतंत्र की हत्या हुई है और मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिक दल जो अपने पैसे के बलबूते और सत्ता में बने रहने के लिए जो सामदंड भेद अपना रहे हैं, ये हमारे देश के लिए, राज्यों के लिए और जो आम जनता है जिसका एक विश्वास किसी दल के प्रति जब होता है तो उसको जिस तरह से ये कुठाराघात किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और इससे पहले कर्नाटका में आपने देखा होगा, आसाम में भी ऐसा हुआ है, गोवा में ऐसा हो चुका है। और आपको पता है कि जो इस समय सरकार है, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, किसी समय एक बात कही जाती थी कि कांग्रेस देश में किसी अन्य पार्टियों की सरकारों को नहीं चलने दे रही थी, तो आज ऐसे ही आरोप भारतीय जनता पार्टी पे भी लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक कमिटेड पार्टी लगती थी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जैसे लोगों के दिग्गज नेताओं की पार्टी थी। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो एक वोट से गिर गई थी केंद्र में, उन्होंने कहा था कि हम किसी सरकार जाए या बचे, हम किसी से समझौता गलत करके सत्ता में बने नहीं रहना चाहते। और मैं समझता हूं कि आज कोई भी पार्टी है, आज पूरे देश में इंटरनेट है, लोगों में इतनी जागरूकता है कि वो एक एक पल की बात को समझते हैं। और मैं समझता हूं जो राजनीतिक दल इस तरह से आज देश में सरकारों को अस्थिर करने की बात कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से लोग वॉच कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं और उनको आने वाले वक्त पे उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। विजय मौर्य जी, दिल्ली में जनादेश मिला कि स्थानीय प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। केंद्र में सारे सांसद चुनकर भेजे दिल्ली के निवासियों ने, लेकिन वहां पे स्थानीय प्रतिनिधि की आवश्यकता थी, स्थानीय सरकार की आवश्यकता थी, तो वहां हमारा आम आदमी पार्टी को चुना गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में देखा गया, इसी तरह अन्य राज्यों में देखा गया। लेकिन ये जो एक प्रहार है, ये जो कहीं विधायक टूट टूट कर आ रहे हैं, अगर छत्रपों को समाप्त किया गया तो फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व अगर खत्म हो जाएगा राज्यों का, तो ये कैसे संवाद होगा? और ये संवाद समाप्त होने की कड़ी में बहुत बड़ा कदम है। जिस तरह विधायक टूट रहे हैं लगातार, कभी द्रविड़ पार्टियों में ही जाते थे, अगर तमिलनाडु में कोई टूट होती थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि के सेल्वम टूट के बीजेपी में आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने खंडन किया है इस बात का, लेकिन आप देखिए उत्तर से लेके पूरब, पश्चिम से लेके दक्षिण तक ये तमाम एक जैसे हालात अगर प्रकट होते हैं तो कहीं कोई ना कोई तो जिम्मेदार है इसके लिए।
नहीं नहीं, बिल्कुल सही सवाल किया। इसमें देखिए, कल ऐसा है कि चंद्रकांत जी, इसमें सत्ताधारी पार्टी पूरी तरह से हम कह सकते कसूरवार नहीं है। ये कहीं न कहीं जो छत्रपों की आपने बात की है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, वहां देखिए सिंधिया परिवार, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो एग्रेसिव लीडर थे और उनके दम पे कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार वहां बनी थी। इसी तरह से राजस्थान लीजिए आप, वहां मेरा मानना है कि कम से कम 80% रोल वहां पे सचिन पायलट का था, जिन्होंने कह सकते हैं कि धराशायी हो चुकी कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए काम किया था और उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई। मैं कहीं न कहीं ये समझता हूं कि कांग्रेस में आज जिस तरह से बड़े लीडरों, खास तौर पे युवाओं को मौका ना दिए जाने का काम किया जा रहा है, उससे कांग्रेस पूरी तरह उत्तर भारत, क्या पूरे भारत में सिकुड़ती जा रही है। और राहुल गांधी जो कह रहे थे कि मैं अपने युवाओं को आगे लाना चाहता हूं, उनकी कमिटमेंट नजर नहीं आती है। और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी फेस पे पूरी तरह विश्वास करती है, चाहे यूथ है जिसने जिताने की कोशिश की। आपको त्रिपुरा का वहां के जो सीएम है, आपने देखा होगा, यंग है बहुत, और उनको पहले आगे किया गया था और उसी की बदौलत आज वो एक युवा चेहरे के तौर पे, सीएम के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में वहां पे सरकार लाने में कामयाब हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने यूथ को नहीं समझ रही है और वो लगातार इसीलिए सिकुड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी को चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, इनको अपनी जो एक मैनेजमेंट है उसमें युवाओं के प्रति एक सुखद परिणाम लाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। के शर्मा जी, जो युवाओं की भागीदारी है, सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन 2021 में हम नई शताब्दी के 21वें साल में, बिल्कुल युवा वर्ष में इस समय खड़े हैं, लेकिन 2020 के युवा वर्ष में जो माहौल है राजनीति का, वो ठेठ 1960-1970 की राजनीति का है। वही दल बदल, वही एक जो छद्म क्षुद्र समझौते। तो फिर कैसे कहें कि लोकतंत्र इतना लंबा हो चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है? वो कहाँ आगे बढ़ चुका है? जनादेश तो आज भी ठगा जा रहा है, आज भी छला जा रहा है। हर व्यक्ति में राजनीतिक सोच, गंभीर सोच की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि नैतिकता का पतन जो है व्यक्तिगत स्तर पर भी हम देख सकते हैं और समाज में देख रहे हैं, और यही चीज राजनीति में देखने को मिल रही है। एक बात। दूसरी चीज, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो कहीं किनारे रख दिया गया है और सत्ता जो चलाना है वो महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे संसदीय सचिव बनाने का मामला हो, चाहे उसमें बहुत सारे लोगों को लाल बत्ती देने के लिए संतुष्ट करने की राजनीति चल रही है, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करके रखें, ये दूसरी। तीसरी चीज इसमें यह है कि कुछ नेता ही निर्णय ले रहे हैं। राजनीतिक दलों के भीतर जो लोकतांत्रिक परंपरा है, जो चुनाव के है, चाहे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, हर स्तर पे हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। कुछ नेता ही निर्णय ले रहे हैं और जिसके चलते हुए, जैसे आप बोल रहे हैं, जो राज्य के जो नेता हैं उनके महत्व नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय को थोपने की जो बात आ रही है, जिसके कारण से ये नेता जो है क्षेत्र में जो अपने प्रदेश में अपनी ताकत रखते हैं, राजनीतिक शक्ति उनकी है, उनकी उपेक्षा के चलते इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं। अभी हम देखें कि अपने जगह में सिंधिया जी किस स्तर के नेता है, राहुल गांधी के राइट हैंड थे, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको चुनाव में प्रियंका के बराबर जिम्मेदारी मिली उनको। उसके बाद अभी वहाँ पायलट जी की देखिए स्थिति को, आज मध्य प्रदेश में जो एक मार्क्स खाने के बाद वहाँ पे पायलट को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन इसको लेकर के कि युवाओं की टीम राहुल गांधी मतलब हर पार्टी का है, लेकिन हम लोग जो आम जनता यदि देखें तो राहुल गांधी एक युवा नेतृत्व चेहरे के रूप में सामने आया था, लेकिन उन्होंने युवाओं की एक नई टीम बनाने का कोई प्रयास अभी तक नजर नहीं आया है। उसके जगह पे वही पुराने चेहरे जो सामने आए हैं और लोगों में, युवाओं में खासकर एक आधुनिकता और एक नएपन का जो अभाव, खालीपन जो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण युवा मतदाता जो है वो अभी भ्रमित की स्थिति है, उनको सही नेतृत्व अभी तक नहीं मिल पाया है। 18 साल से मतदान शुरू हो जाता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आज वो वोट के मतदान करने जाते हैं तो उन्हें एक युवा चेहरा, नई सोच, आधुनिक सोच, कंप्यूटर के युग में हम पुरानी धारणाओं को लेकर विकास की
कि जो नई अवधारणा लेकर हम आगे नहीं आ रहे हैं और मतदाताओं को लुभा करके वोट लेने की स्थिति आ रही है, चाहे वो शराब के बांटने की बात हो, चाहे विभिन्न प्रकार से छूट की बात हो, गरीब किसान गरीब मजदूरों को रोजगार की कहीं ये मुद्दे नहीं है। मेन मुद्दों से हम कहीं भटक रहे हैं। विकास कंप्यूटर को लेकर के गांव गांव में क्या स्थिति है, बिजली की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, सफाई की क्या व्यवस्था है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वहां पे जिस प्रकार के हम विकास कार्यों को महत्व दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस विकास में हम कहीं न कहीं जो मूल जो राज्य के देश की आवश्यकता है उसके जगह पे हम किसी तरह से सरकार बनाना चाहे, चाहे मतदाताओं को लुभा के वोट पाने की बात हो, चाहे विधायकों को तोड़ के सांसदों को तोड़ के सरकार बनाने की बात हो। एक सिद्धांत की बात जो जब नेता को हम नेता का मतलब ये होता है हम उनके आचरण को भी देखते हैं, उनके फॉलोअर जो है करोड़ों फॉलोअर रहते हैं उनके अनुरूप आचरण करते हैं। तो ऐसी दशा में उनको अपने आचरण को ऊपर से एक सुधार यदि हमको दिखेगा, आज मोदी जी को लेकर के लोगों में एक छवि जो बनती जा रही है कि जो उन्होंने विभिन्न किए थे, लोगों ने इतने बार वोट देने के बाद आज जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, इस सब को लेकर के एक विश्वास का वातावरण बना है। उसके सामने दूसरा जो राहुल गांधी का चेहरा है, उनको कहीं युवाओं की टीम को लेकर के आधुनिक सोच को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प तैयार हो सकता है देश में। बिल्कुल। के शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। विजय मौर्य जी, सबसे बड़ा सवाल कि जब चुनाव आएंगे, कहीं चुनाव होंगे, तो जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो चुनाव विश्लेषक हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी का अगर अध्ययन करेंगे तो कैसे करेंगे? ये तो सब घालमेल हो चुकी है आपस में। देखिए चंद्रकांत जी, सबसे बड़ी बात होती है कि एंटी इनकम्बेंसी किस मुद्दे पे आएगी। आज मैं समझता हूँ कि भारत में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो आर्थिक विकास, और जिस तरह से पहले नोटबंदी हुई, अभी हाल में कोरोना से जो हमारी इकोनॉमी गिरी है, उस मुद्दे पे जरूर कहीं न कहीं जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ चंद्रकांत जी, आज के विश्व संदर्भ में राहुल गांधी या कांग्रेस जो भी है, ये लोग समाज की उन मुद्दे को उस तरह से ठीक ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत बड़ा एक अंतर बीच में आ चुका है। 20वां वर्ष है और 20वें वर्ष में जब राजनीति को देखा जाता है कि नए दौर की राजनीति में क्या अंतर आया है, ये तमाम चीजें हैं। बिल्कुल विजय मौर्य जी, क्या अंतर है 2020 की राजनीति और 1960 की राजनीति? बिल्कुल एक ही ट्रेंड पे चल रही है, एक ही परंपरा पे चल रही है। नहीं, देखिए त्रिशूल जी, माफ करिएगा, अभी मैं समझता हूं कि हमारी जो राजनीति है उसमें ट्रेंड में बदलाव तो जरूर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राजनीतिक जो समस्याएं होती हैं सत्ता के लिए, वो जरूर साथ साथ चल रही हैं। बदलाव आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओपोजिशन की पोजीशन इतनी खराब है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और उसका फायदा केंद्र की सरकार हो या कोई भी पावर में जो सरकारें होती हैं वो फायदा उठा रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, उनके जो उनके सिपा सलार है, रणनीतिकार है, राहुल गांधी है, वो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार उन्हें क्या करना है, किस मुद्दे पे अटैक करना है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े कद्दावर नेता, चाहे मोदी साहब हो, अमित शाह हो, या उनके जितने प्रचारक हैं या प्रवक्ता हो, वो कांग्रेस जो भी इशू उठाती है उसी इशू पे ही उल्टा कांग्रेस को लटका देते हैं। चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, देखिए मंदिर मुद्दे पे वो कहते थे मंदिर बनाएंगे, डेट कब बताएंगे, ऐसे बड़े उन्होंने सवाल उठाए, और आप देखिए कि कितने ही सरलता सुगमता से भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को उठाकर आज मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया, आज भूमि पूजन हो गया है। तो कहीं ना कहीं विजय मौर्य जी, आज कांग्रेस राम नाम भी जाप कर रही है। नहीं विजय मौर्य जी, देखिए सवाल सबसे बड़ा ये है कि राम नाम का जाप कांग्रेस कर रही है, और अगर आप इतिहास के झरोके में देखेंगे, कहीं इतिहास को पढ़ेंगे, तो राजीव गांधी ने ही पहली बार ताला खोला था राम जन्मभूमि का। तो अगर आप ये एक बात है कि पॉलिटिकल ब्रांडिंग अच्छी तरह की, और आज बीजेपी में जो अंतर विरोध है, कहीं बीजेपी में स्वर उठ रहे हैं कि इस तरह सबके हैं राम, इस तरह पॉलिटिकल ब्रांडिंग जो होती है वो बीजेपी करने में बहुत आगे है, और शायद इसी बात का फायदा उसे मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा है ना। जी बताएं।
जी जी, मैं ये कह रहा, हेलो, बताएं आप। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग वर्तमान दौर में हो रही है उसमें शायद कांग्रेस पीछे रह गई है। अगर आप वोटों के अंतर को देखेंगे तो वोटों का अंतर अगर आप राज्यों में कहीं देखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा जो कमिटमेंट वोटर है कांग्रेस का वो टूटा नहीं है, या फ्लैक्चुएट वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कमिटमेंट वोट दोनों पार्टियों के पास है, लेकिन जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग है उसमें शायद कांग्रेस पीछे रह गई है। देखिए त्रिशूल जी, बात पता क्या है, यही मेन गैप है। देखिए पार्टी की जो वर्कर्स होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या बसपा का हो, किसी का भी हो, एक जो उसका कैडर होता है वो कभी ज्यादा शिफ्ट नहीं होता है। वो उसका जो एक मापदंड होता है वो अपनी पार्टी के साथ ही रहता है। इसमें जो वोटर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक जो कांग्रेस की विचारधारा कैडर वोटर होता है, एक दूसरा होता है जो सिंग करता है, जिसे लगता है कि हाँ ये पार्टी ज्यादा बेटर कर रही है। तो आज हमारे देश में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, चाहे वो यूथ हो चाहे कोई वर्ग हो, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुछ पॉलिसीज को समझ रहा है कि कांग्रेस से बेटर कर रही है। चाहे वो चाइना का मामला हो, चाहे मंदिर मुद्दा हो, या पाकिस्तान पे जो एक तरह से एयर स्ट्राइक हुई थी पीओके में। तो इस तरह से एक जिस तरह से मोदी साहब ब्रांडिंग करते हैं अपने काम की ना, तो कहीं न कहीं वो असर दिख रहा है। और राहुल गांधी एंड कांग्रेस उस चीज को बिल्कुल भी सही तरीके से लोगों के बीच में नहीं रख पा रही है, जनता के मुद्दों को सही तरीके से नहीं कर पा रही है, इसीलिए आज कांग्रेस का ये बुरा हाल है। और जो आपने कही है कि ब्रांडिंग बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी ब्रांडिंग में पूरी तरह से कामयाब है और इसीलिए ये आगे बढ़ रही है। मौर्य जी, जब थम्सअप आई थी तो जगह जगह थम्सअप के विज्ञापन दिखते थे और लोगों को लगा कि हाँ इसमें कुछ है, तो धीरे धीरे वो ब्रांड बन गया। जब बहुत सारी चीज़ एक ही चीज़ को बार बार दिखाया जाएगा तो लगता है व्यक्ति को कि यही विश्वसनीय है, और विज्ञापन ये विश्वसनीयता पैदा करता है। और वर्तमान राजनीति में विज्ञापन ने उसी विश्वसनीयता को शायद मजबूत किया है मतदाता के मन में। लेकिन अब जब सियासी पतझड़ होता है, जब ये कहा जाता है कि 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जरूरत है तमिलनाडु में किसी विधायक को टूट के आने की, क्या जरूरत है राजस्थान में जो सियासी परिदृश्य दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं पिछले एक महीने से जो सियासी रस्साकसी घमासान चल रहा है, फिर क्या आवश्यकता है। और अगर छत्रपों को समाप्त किया जाएगा, दिल्ली में फिर छत्रप उभर के आया, पूरी एक दल को लगना पड़ा, उसके बाद भी छत्रप उभर के आया। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन मतदाता को यह चाहिए कि उसका विश्वास मजबूत हो, पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका सशक्त रहनी चाहिए। बिल्कुल त्रिशूल जी, इस तरह ना कि देखिए राजनीति में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं, उनकी कई आकांक्षाएं होती हैं। जब उन्हें लगता है कि संगठन में या और किसी मुद्दे को लेकर वो ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ऐसा मौका देखते हैं कि जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है उससे जुड़ने से उनको कुछ फायदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि कई लोग अवसरवादी हैं जो मौका पाकर इस तरह से बड़े दलों पे जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारे बड़े दल भी कसूरवार नहीं होते, क्योंकि जब लोगों की एम्बिशंस ऐसी होंगी तो जाहिर है कि वो टूट के आएंगे। जिस तरह से आपने साउथ की बात की है कि वो बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बड़े समय से वहां पे अपनी पार्टी को खड़ा करने में लगी हुई है। और अगर उनको लोकल बंदे अगर विजय मौर्य जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देश के जाने वाले कवि, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विचारक चिंतक वेदव्रत वाजपेयी। वेदव्रत वाजपेयी जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। वेदव्रत वाजपेयी जी, सबसे बड़ा सवाल कि जो सियासी पतझड़ है, इतने मौसम आते हैं इतने मौसम जाते हैं, लेकिन सियासी पतझड़ जारी रहता है और राजनेताओं को जहां सत्ता का फायदा मिलता है, जहां सत्ता की मलाई उन्हें दिखती है कि सत्ता की मलाई यहां प्राप्त हो सकती है, उसी ओर चले जाते हैं। वही उनके लिए राजमार्ग हो जाता है, सारे सिद्धांत रखे रह जाते हैं, सारी विचारधाराएं गौण हो जाती हैं। देखिए, इस देश के लोगों को जी और इस देश के जिम्मेदार लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि भारतीय राजनीति के दो पक्ष हैं। जी, एक वो राजनीति जो स्वाधीनता संग्राम में
अपना कौशल दिखा रही थी। और एक आजादी प्राप्त होने के बाद की राजनीति, जी। उस राजनीति में लोग खोने के लिए जाया करते थे, और इस राजनीति में खोने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि लोगों का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक कुर्ता एक पैजामा ये इन्वेस्टमेंट है, और प्राप्त ही करना है ये सोचकर लोग राजनीतिक दलों को ज्वाइन करते हैं। जो लोग कोई व्यापार नहीं कर सके, जो लोग अपना काम धंधा नहीं कर सके, वो सोचते हैं ये एक सरल सा रास्ता है, और इसमें अगर हम सफल हो, हमारे सामने सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज ये प्रदूषण और आज ये गिरावट दिखाई दे रही है। राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने जी तो ढूंढा, राजनीतिक दलों ने वोट तो ढूंढे, लेकिन अच्छे लोग ऊंचे पदों से स्थापित करने की प्रक्रिया से बहुत दूर हो गए। आज शायद अच्छे राजनीति में अपराध हो गए हैं, इसलिए ये क्षरण, इसलिए ये प्रदूषण तो दिखाई देता है। और ये सबसे बड़ी बात कि ये लगातार जारी है। लगता था कि सदी बदली है, राजनीति का चेहरा बदलेगा और राजनीति नए तेवर में युवाओं को संदेश देगी, लेकिन जब इतिहास पढ़ा जाएगा और राजनीति विज्ञान पढ़ा जाएगा तो वर्तमान का राजनीति विज्ञान तो शर्मिंदा करेगा। वहाँ कोई विचारधारा ही नहीं है, सारी विचारधाराओं का समावेश हो गया है राजनेताओं में। जो सत्ता तक पहुंचता है उसके आसपास सारा शासन घूमने लगता है। लोगों को सत्ता की को पता हो गया है। वैसे तो पूरी दुनिया को राजनीतिक शास्त्र है, पहले राजनीतिक शास्त्र है, वो दे दिया है, और इसके उदाहरण है। और आप मालूम है कितनी सादगी से जीवन व्यतीत करते थे बड़े सरकार के मंत्री। जब कोई व्यक्तिगत मिलने आता था तो जलाते थे, कोई के कार्य से आता तो दीपक में इतनी सादगी वाला हिंदुस्तान आज जटिल भाषा यहाँ हो गई है। तो किस ढंग से इसका वर्णन या वर्तमान समस्या है उसकी जड़ में मैं तो ये समझता में एक और घास छीलने का वोट बराबर है। जो अयोग्य लोग भीड़ क्यों ना दल में विद्वान का ही वोट है, और वो ऐसे जुटाकर सकता है। इसलिए कहीं न कहीं कोई न कोई परिवर्तन जल्दी पड़े। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हमारे साथ अख्तर इलाहाबादी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक अख्तर इलाहाबादी। सबसे बड़ी बात कि राजनीति में मौका परस्ती बहुत बढ़ती जा रही है और आदर्श सिद्धांत छोटे होते जा रहे हैं, तो इन आदर्शों को कैसे बड़ा किया जाएगा? देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल हिंदुस्तान के हर डिपार्टमेंट में एक कानून बनाया गया है। एक सिपाही को अगर फौज में नौकरी करनी है तो कम से कम उसके लिए 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। एक एडवोकेट को अगर एक वकील के लिए लॉ की पढ़ाई करना जरूरी है। एक डॉक्टर के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करना जरूरी है। एक इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन एक नेता बनने के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। अगर वो अंगूठा छाप भी है तो मंत्री बन सकता है। अगर वो कम पढ़ा लिखा है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिस तरीके से सब लोगों के लिए कानून बनाया गया है, कंपलसरी किया गया है, उसी तरीके से नेताओं के लिए भी ये कानून बनना चाहिए कि कम से कम उनका भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जब ये पढ़े लिखे होंगे, जब ये अच्छे से जानकार होंगे, संविधान, अपना संविधान क्या कहता है उसके बारे में इनको पूरी जानकारी होगी, तो शायद इनको अक्ल आएगी कि दल बदलने में और लोगों का विश्वास जीतने में उनके साथ विश्वास, उसके बाद उनके साथ विश्वासघात करने में कितना फर्क होता है। मैं एक 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। मेरे जहन में शेर आया,
और ये शेर मैं देश की सारी जनता की नजर करता हूं। और देखिएगा चंद्रशेखर जी, जो मैंने महसूस किया है, मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। चंद्रशेखर जी सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, मैं शेर यूं कहना चाहता हूं कि वो भले हिंदू मुसलमान हो या कोई और हो, वो भले हिंदू मुसलमान हो या कोई और हो, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए जी। वो भले हिंदू मुसलमान हो या कोई और हो, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। अब इलेक्शन हो तो ये भी दोस्तों रखना ख्याल, कम से कम नेता भी बीए पास होना चाहिए, कम से कम नेता भी बीए पास होना चाहिए। मैं आपके सवाल पे आता लेकिन हूं। बीए पास तो हो, लेकिन कमिटमेंट भी होना चाहिए कि वो एक ही दल में रहे या दूसरे दल में जाए तो कम से कम लोगों से पहले राय जाने। देखिए चंद्रशेखर जी, मतलब ये होता है कि आजकल के नेता जरूरत से ज्यादा अवसरवादी होते जा रहे हैं। जिस पार्टी का पर्रा भारी देखते हैं, मंत्री बनने का चांस जहां ज्यादा होता है वहीं अपना हाथ पैर आना शुरू कर देते हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। इनको बहिष्कार करना चाहिए ऐसे नेताओं को। जब दोबारा वोट मांगने के लिए हमारे दरवाजे पे आए, हमारे विधानसभा में आए, हमारे लोकसभा में आए, तो इन्हें सीधा इनको बहिष्कार करना चाहिए। इन्हें अपने देश से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी होती है और नेता से बड़ा झूठा कोई नहीं होता है। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे और इलेक्शन के बाद सिर्फ अपनी तिजोरी भरते हैं, अपनी तिजोरी ही भरते हैं और सिर्फ ये अख्तर इलाहाबादी जी, वेदना है आम इंसान की, लेकिन वेदना कहीं नहीं जाती। वेदव्रत वाजपेयी जी, जो वेदना है आम इंसान की, जब वो देखता है कि इस झंडे पे वोट डाला था, इस झंडे के नीचे ये नेताजी खड़े थे, लेकिन अब झंडा बदल गया है, नेताजी वही हैं और अब उनके पीछे पार्टी दूसरी है, लेकिन वोट मांगने दरवाजे पर आएंगे, विकास की बात करेंगे। पहले उस पार्टी के लिए विकास की बात करते थे, अब इस पार्टी के लिए करेंगे। उसको कैसे लगता होगा उस समय? चंद्रशेखर जी, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग फंस जाएंगे, जी, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग फंस जाएंगे तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है हुकूमत मौसमों को नहीं पाती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में फंस जाए। राजनीति के शक्ति संपन्न लोगों में सारे संसार अपने पास ही इकट्ठा कर लेने की होड़ लग गई है। इसलिए इस दल में या उस दल में कोई होने नहीं रखता है। अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, लगभग सभी की नीतियां समान हो गई है। इसमें कोई खास गया है और इस दल में उस दल में रहिए जी बिल्कुल बिल्कुल। वेदव्रत वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। प्रभात त्रिपाठी इस समय हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी। सबसे बड़ा सवाल कि क्या राजनेताओं की अपनी जनता के प्रति, क्या राजनेताओं की राजनीति के प्रति कोई प्रतिबद्धता रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? जिस तरह आज का माहौल देखते हैं उस तरह लगता नहीं कि कोई प्रतिबद्धता इनकी कहीं नजर आती है। देखिए चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर चुनाव लड़ने का जो प्रावधान बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन, लगता है कि इलेक्शन कमीशन बहुत कमजोर इलेक्शन कमीशन है। क्योंकि जितने भी आपके अपराधी टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब चुनाव लड़ लेते हैं, जेल के अंदर लोग चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद फिर दल बदल भी कर लेते हैं। अभी पिछले जो जनता ने मैंडेट दिया था सरकारों को, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो, वहां जिस तरीके से दल बदल हुआ और वहां पूरी बसपा की पार्टी भी एक राजस्थान में जो है दल बदल करके जो है उसने अपना जो है वहां पे पार्टी ही पूरी बदल ली। तो जो ये कानून हमारे यहाँ है उसमें एक संशोधन होना चाहिए और ऐसे कानून में रोक लगनी चाहिए कि वो जो प्रत्याशी है जो चुनाव जीत के आता है और जनता का मैंडेट लेके और बाद में वो अपना झंडा बदल देता है, तो उस कृत्य पे रोक लगाने के लिए उसको दोबारा, क्योंकि अब देखिए एक सिस्टम चल गया है कि जिस तरीके से अब विधायक चुन के आते हैं बाद में दल बदल करके या वो इस्तीफा देके, इस्तीफों का दौर चल जाता है, इस्तीफा देके वो लोग सरकार को गिरा देते हैं। तो इस पे रोक लगनी चाहिए कि जो प्रत्याशी अगर इस तरीके का कृत्य करता है विधायक या सांसद, उसको जो है दोबारा चुनाव लड़ने से डिबार करना चाहिए।
तो जब तक वो दोबारा चुनाव लड़ने से रोक नहीं लगेगी, तब तक इस तरीके के लोग जो है समाज में हैं और दल बदल झंडा बदल के ये लोग जो है चुनाव लड़ते रहेंगे। और सरकारें जो चुनी हुई हैं, जिनको जनता मैंडेट देती है, और जनता ने जो मैंडेट जैसे मध्य प्रदेश में दिया था और वहां पे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे के अब उपचुनाव हो रहा है वहां पे। वही हाल राजस्थान में दोहराया जा रहा था, लेकिन राजस्थान में ये लोग कामयाब नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में ये एक संशोधन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि जो कानून है उसमें बदलाव करें और ऐसे विधायकों पर रोक लगाएं जो विधायक एक बार चुन के आता है और वो लालचवश अपनी प्रतिबद्धता को, जनता की जो विश्वसनीयता है उसको खत्म करके वो दूसरे पार्टी के झंडे में जाके और फिर चुनाव लड़ता है। और ऐसे लोगों पे चुनाव पे रोक लगनी चाहिए। जब उसको चुनाव से डिबार कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे इस तरीके की प्रवृत्ति में रोक लगेगी। जी चंद्रशेखर जी। बिल्कुल। अख्तर इलाहाबादी जी, राजनीति मिशन से ज्यादा कमीशन में तब्दील होती जा रही है और उस कमीशन का सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है वर्तमान दौर में। जी देखिए कि जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि सबसे पहले तो हिंदुस्तान में जो 1985 में एक दल बदल का जो एक कानून बना था, जो भारतीय संविधान का ये 52वां संशोधन था जी, लेकिन वो उस कानून का भी आज कोई पालन नहीं हो रहा है। यकीनन बात सच्चाई ये भी है, खासकर हिंदुस्तान की जनता से मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को पर दिल में अज़्म कर लें, इरादा कर लें और हिंदुस्तान में ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि अगर एक बार जिस झंडे से हम चुनाव जीते हैं, अगर चुनाव जीतने के बाद अगर हम दूसरा झंडा हाथ में पकड़ लेते हैं और उस जनता को भूल जाते हैं कि जो जनता रात दिन उनके लिए मेहनत करके, उनके ऊपर विश्वास करके उनको चुनाव वोट दिया और उनको इस उम्मीद से वोट दिया कि ये इस पार्टी से ये लड़े हैं और ये पार्टी हमारे देश के हित में, हमारे समाज के हित में, हमारे विधानसभा में, ये हमारे लोकसभा में अच्छा काम करेंगे और तरक्की करेंगे। और उसके बाद जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी की लालच में एक पल के अंदर ये भूल जाते हैं। ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो चुनाव लड़ने के बाद दूसरा कोई झंडा पकड़ लेता है या दल बदल देता है, पार्टी बदल देता है, ऐसे लोगों को दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस बात को समझना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है। बिल्कुल। प्रभात त्रिपाठी जी, ये जो सियासी पतझड़ है लगातार जारी है और राजनीतिक सिद्धांतों की बात तो बहुत ऐसा लगता है कि कहीं किसी गहरी खाई में गिर चुकी है, उसको बाहर निकाल के कैसे लाएंगे? कैसे ये कहेंगे कि 21वीं शताब्दी के जो प्रारंभ काल था, जो पहले 20 साल थे, उनमें राजनीति ने इस तरह जो एक आदर्श प्रस्तुत करना था, आदर्श तो प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन पुरानी सारी खामियों को ओढ़ लिया अपने भीतर। देखिए चंद्रशेखर जी, ये कलयुग का जमाना है और कलयुग में अब हम अगर ये उम्मीद करें कि त्रेता युग आ गया और राम युग आ गया और राम राज्य आ गया, आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन जरूर हो गया, लेकिन हमारे वो जनप्रतिनिधि जो हमारे सांसद हैं या विधायक हैं या जो भी हमारी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उनको अपनी पार्टी और अपने कुनबे की चिंता है, उनको अपने विधायक होने की चिंता है कि हम जेल के अंदर से भी, देखिए अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसमें भी कानून बनना चाहिए कि बहुत से लोग जो जेल के अंदर चुनाव लड़ते हैं वो कहते हैं हमें सजा नहीं हुई, हम कन्विक्ट नहीं हुए, 3 साल की सजा नहीं हुई, इसलिए हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो चाहे वो झंडा बदलने की बात हो, चाहे वो आपराधिक टाइप से, देखिए अब लोगों के अंदर जन सेवा भावना खत्म हो गई है। जन सेवा भावना जब से खत्म हो गई है तब से उनके लिए वोटर कोई मायने नहीं रखता है। तो वोटर को चाहिए कि जब जनप्रतिनिधि उनके लिए मायने नहीं रखता है तो वोटर भी उनको जो है उसी तरीके का जवाब दे। अब देखिए पढ़ी लिखी जनता हो गई, अब जमाना बदल गया है, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे जो कानून है, जो पुराने कानून है, वो कानून सब बदल के अब इसमें एक बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि अगर सारे राजनीतिक दल मिलकर इसमें तय करें, क्योंकि ये लोग नहीं कर पाते हैं, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर टिकट दे देते हैं उन लोगों को, तो उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए होता है, उनको ये लगता है कि ये कैंडिडेट जीत सकता है और हमारी पार्टी की संख्या बढ़ेगी और सत्ता प्राप्त होगी। तो ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने के लिए निश्चित तौर पे हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा और बड़े दिल के साथ, तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। आज जिस तरीके से अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, सब लोगों ने, हर व्यक्ति चाहता है कि मंदिर का निर्माण हो, लेकिन हम अपने
जो हमारे भाव हैं, भगवान राम के जो भाव थे कि जन सेवा, और चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, हर वर्ग के लोगों को अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसा रामराज्य स्थापित नहीं होगा। तो इसी तरीके से जनप्रतिनिधि। प्रभात त्रिपाठी जी, यही तो बात है। राम लला तो विराजमान हो गए हैं, लेकिन रामराज कब आएगा? रामराज में तो दूध की नदियां बहती थी। अगर चावल के घोल से युवा पीढ़ी को तैयार करोगे, चावल का घोल और नमक का पानी पिलाकर, अगर वो पढ़कर चप्पल चटकाता हुआ सड़कों पर घूमेगा तो रामराज कैसे आएगा? इसी बात की तो चर्चा की जा रही है। यही सवाल है। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन पूछना आवश्यक है मीडिया के द्वारा। चंद्रशेखर जी, किसी को बुरा लगे, सवाल तो उठेंगे। हम पत्रकार हैं, हम सवाल उठाएंगे। भले कोई मुझे कुछ भी कहे कि हम आज मंदिर बनने के उससे बहुत खुश हैं, लेकिन रामराज तभी आएगा जब दोहरा मापदंड खत्म किया जाएगा। आपने उस परिकल्पना को, आप भाषण देते हैं मंच से कि भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे, वो सबके राम है, कण में भगवान है, लेकिन आप चरित्र अपना दोहरा दिखाते हैं। जो ये दोहरा चरित्र है, कोविड-19 जब चल रहा है, ऐसी स्थिति में जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन किया वो तो किनारे बैठे हुए हैं, और बीज किसी ने लगाया, पेड़ किसी ने लगाया, और उसका फल जो है किसी को प्राप्त हुआ। मैं इसमें किसी की आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं, जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि जब हमारा देश का प्रधानमंत्री आइकॉन होता है, हमारे राजनेता आइकॉन होते हैं जनता के, जब हमारे राजनेता ही इस तरीके का कृत्य करेंगे, दोहरा मापदंड अपनाएंगे, तो हम समाज में अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को किस तरीके से न्याय की बात करेंगे? भगवान राम ने न्याय की परिकल्पना की थी। भगवान राम ने सभी को बराबर के रूप में, भगवान राम ने अपने पिता के आदर्शों को, उनके एक पालन से उन्होंने सत्ता ठुकरा दी थी, और जब वो वापस आए थे अयोध्या में, तब भी उनको सत्ता का कोई लालच नहीं था। जब तक ये भावना कुर्सी की रहेगी कि कुर्सी हमें प्राप्त करनी है, तब तक समाज में बैठे हुए किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। और हम अंतिम छोर और राम राज की परिकल्पना की बात तो करते हैं, लेकिन हम उसमें उसका जो अनुसरण है वो नहीं करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी चीज जो नेताओं में दोहरा चरित्र है, दोहरे चरित्र की जो परिकल्पना है, इसको जब तक नहीं हटेगा, और इसको जनता ही खारिज करेगी, क्योंकि आज जनता को ये सोचना होगा कि ये नेता जो हमसे जब मतदान के समय वोट मांगने आते हैं, विकास की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी प्राप्त कर लेते हैं, जब वो निर्वाचित हो जाते हैं, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा में, जब उनको ये लगता है कि हमारा भविष्य किसी दूसरे राजनीतिक दल में है, तो वहां वो चले जाते हैं। तो ऐसे नेताओं पे अंकुश लगना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि वो दोबारा चुनाव न लड़ सके, चाहे वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो। अगर उनके ऊपर एक मुकदमा है, और सबसे बड़ी बात चंद्रशेखर जी, एक मैं कहने जा रहा हूं कि जो मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया है, सरकार आती है, सरकार अपने ही मुकदमे अपने हाथ से वापस ले देती है। इस कानून में भी परिवर्तन होना चाहिए कि जो भी अपराधी है, जो भी व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज है तो वो जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है, उसको डिबार कर देना चाहिए, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। लेकिन सरकारें आती हैं और वो मुकदमे अपने स्वयं वापस ले लेती हैं, कानून के मजाक उड़ाती हैं। तो जो ये कानून बने हुए हैं, जो पुराने कानून बने हुए हैं, इसको परिवर्तन करने का समय आ गया है, तभी हम राम राज्य की कल्पना करेंगे। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया, बहुत अच्छा लगा देश को, बहुत अच्छी बातें हैं कि उनको जिस तरीके से वो आए, उन्होंने भूमि पूजन किया, लेकिन राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब लोगों के पेट में भोजन होगा, लोगों के सर पे छत होगी, लोगों को न्याय मिलेगा। और न्याय अगर डिले होता है, न्याय अगर किसी को देर से मिलता है, तो ये भी एक महापाप है। तो हमें सोचना होगा कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दोहरे चरित्र को खत्म नहीं कर पाते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा चरित्र है, जब तक उन नेताओं के अंदर रहेगा, तब तक हम समाज में उस राम राज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जी अख्तर इलाहाबादी जी, सबसे बड़ा सवाल कि कैसे रोका जाएगा ऐसे लोगों को जो विश्वास जीतते हैं और उसी विश्वास को बेच देते हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूं और वापस से शायद उससे वही बात दोहरा रहा हूं कि सबसे पहले इनके लिए भी एक कानून बनना चाहिए। सबसे बड़े इनके लिए भी कानून, नेताओं के लिए भी कानून बनना चाहिए। हर चीज के लिए कानून है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के संविधान में, उस स्थिति के नेताओं के लिए भी कानून बनना चाहिए। आप जानते भी होंगे, पूरी दुनिया, जब पूरा देश जानता है इस बात को कि आज कितने अपराधी हैं जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, कितने अपराधी हैं जो संसद में जाके बैठे हैं, कितने अपराधी हैं जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं।
जेलों में रहकर भी चुनाव लड़के जीत जाते हैं। ऐसी जो इस वक्त जो हमारे देश का कानून है, अगर इस कानून में अगर संशोधन किया जाए कि जिनके ऊपर ऐसे मुकदमे हैं, संगीन अपराध के मुकदमे हैं, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। इनको टिकट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस बात को बिल्कुल गहराई से सोचे कि जिनके पास आपराधिक मामले हैं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और जो लोग जीतने के बाद जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, उनको दोबारा टिकट नहीं मिलना चाहिए। जो दल बदल मंत्री बनने के लिए, विधायक से मंत्री बनने के लिए और मंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो भी सिर्फ ऊपरी सत्ता की कुर्सी को हथियाने के लिए और अपने मतलब के लिए जो जनता का बेवकूफ बनाते हैं, जो उनके विश्वास का गला घोटा करते हैं, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। और जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ये देश सबका है, सभी मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। मैं जनता से भी यही कहना चाहूंगा कि वो किसी भी धर्म का नेता हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वोट देने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि वो उसकी शिक्षा क्या है, वो पढ़ा लिखा कितना है, हमारी बात को संसद भवन में जाके कितनी हमारी आवाज को बुलंद कर सकता है, हमारे देश के हित में कितना बात कर सकता है, हमारे देश की बेरोजगारी हटाने के लिए कितनी बात कर सकता है, हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए कितनी बात कर सकता है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तो नेता लोग, ये नेता जो दल बदलू किस्म के नेता है, जिनके पास आपराधिक मामले हैं, जो आपराधिक, जिनके पास जो कई केस में इस वक्त फंसे हुए हैं और मंत्री बन के बैठे हैं, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। इनको हम जनता को ही जवाब देना पड़ेगा। हमको ही मुत्तहिद होकर के हमको ही समझना होगा कि हमें चुनाव करने से पहले बिल्कुल अख्तर इलाहाबादी जी, आपका, प्रभात त्रिपाठी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। सियासी रसूख के आगे सारे कानून बौने हो जाते हैं और सियासी रसूख के आगे सारे कानून नतमस्तक हो जाते हैं। नेता अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मनमर्जी के आगे सारे कानूनों को बौना करके आगे बढ़ जाते हैं और पीछे खड़ा रह जाता है जनता का विश्वास ठगा सा, और उनको देखता रहता है कि नेताजी फिर आएंगे किसी नए झंडे में और उनका स्वागत करना होगा और उनको वोट देना होगा। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।